हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने देखा था जलियांवाला बाग हत्याकांड, हंटर कमेटी और इन्वेस्टिगेशन कमेटी। आज हम देखेंगे खिलाफत आंदोलन और दूसरा है असहयोग आंदोलन। लेकिन इससे पूर्व आज है 8 अगस्त 2023। क्या 8 अगस्त 2023? जो 8 अगस्त है भारतीय इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिवस है। क्यों? क्योंकि 8 अगस्त 1940 को जो भारत के तत्कालीन वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा जारी किया जाता है अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव जारी किया जाता है 8 अगस्त 1940 को। भारत की वायसराय लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी घटना हुई है अगस्त क्रांति। अगस्त क्रांति किसे कहते हैं? भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 8 अगस्त 1942 को। जो 8 अगस्त 1942 में प्रारंभ होने के कारण इसे कहा जाता है अगस्त क्रांति। इसे स्वतः स्फूर्त आंदोलन भी कहते हैं। तो आज भारतीय इतिहास के दो महत्वपूर्ण दिवस, जो दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई है, कौन कौन सी? एक तो है अगस्त क्रांति और दूसरी है अगस्त प्रस्ताव। इसके अलावा एक और है अगस्त घोषणा। जो अगस्त घोषणा है वो होती है 1917 में, लगभग शायद 20 अगस्त है आई थिंक। तो जो अगस्त घोषणा होती है वो है 20 अगस्त 1917 को, जो कि भारत सचिव मॉन्टेग्यू के द्वारा जारी की जाती है। कौन सी? अगस्त घोषणा। जबकि अगस्त प्रस्ताव जारी किया जाता है वायसराय लॉर्ड लिनलिथ के द्वारा। जबकि जो अगस्त क्रांति है वो महात्मा गांधी के नेतृत्व में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ होता है 8 अगस्त 1942 को। आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम खिलाफत आंदोलन। खिलाफत व असहयोग आंदोलन। जो खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन एक दूसरे के पूरक आंदोलन है। यानी कि पहले खिलाफत आंदोलन स्टार्ट होता है और उसके एक कार्यक्रम के रूप में असहयोग आंदोलन स्टार्ट हो जाता है। लेकिन असहयोग आंदोलन एक बड़ा भाग है, यानी कि एक बड़ा आंदोलन है। पहले हम इनकी पृष्ठभूमि देखते हैं, यानी कि इन आंदोलनों की पृष्ठभूमि क्या है। फिर हम इन दोनों आंदोलनों को अलग अलग पढ़ेंगे। क्यों नहीं? क्योंकि दोनों साथ में पढ़ने से मिक्स हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनकी पृष्ठभूमि। इनकी पृष्ठभूमि क्या है कि इन दोनों आंदोलन की पृष्ठभूमि उन घटनाओं की श्रृंखला में निहित है जो प्रथम विश्व युद्ध कब होता है? 1914 से 1918। जो प्रथम विश्व युद्ध के पश्चात अंग्रेजी शासन द्वारा भारतीय संदर्भ में उठाए गए कदमों के कारण घटित हुई थी। इन आंदोलनों के लिए 1919 का वर्ष महत्वपूर्ण रहा, क्योंकि इस विशेष वर्ष में सरकारी नीतियों गतिविधियों से भारतीय समाज का लगभग हर वर्ग असंतुष्ट और रुष्ट हो गया। इस सार्वजनिक असंतुष्टि के लिए कई कारण उत्तरदायी थे। कौन कौन से कारण उत्तरदायी थे? एक तो है फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 से 18। प्रथम विश्व युद्ध के बाद उत्पन्न हुई आर्थिक कठिनाइयों से जनता त्रस्त हो गई। विश्व युद्ध के कारण महंगाई बहुत बढ़ गई। कस्बों नगरों में रहने वाले मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय लोग जैसे दस्तकार मजदूर सभी महंगाई से परेशान हो गए। खाद्यान्नों में भारी कमी हो गई। मुद्रास्फीति बढ़ने लगी। औद्योगिक उत्पादन कम हो गया और लोग करों के बोझ के तले दब गए। समाज का लगभग हर वर्ग आर्थिक परेशानी से जूझने लगा। इससे लोगों में ब्रिटिश विरोधी भावनाएं जागृत हुई और सूखा, महामारी और प्लेग से भी हजारों लोग मारे गए। तो पहला कारण है प्रथम विश्व युद्ध। जबकि दूसरा कारण क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड जैसी घटनाओं ने विदेशी शासकों के क्रूर और असभ्य रवैयों को उजागर कर दिया। तीसरा है कौन सा? हंटर कमीशन। हंटर कमीशन पंजाब में ज्यादतियों के संबंध में
हंटर कमीशन की सिफारिशों ने सबकी आंखें खोल दी। उधर ब्रिटिश संसद, विशेषकर हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जनरल डायर के कृत्यों को उचित ठहराया गया और मॉर्निंग पोस्ट, जो ब्रिटेन का एक अखबार था, ने डायर के लिए लगभग 30,000 पाउंड की धनराशि एकत्रित की। ये सारी गतिविधियां अंग्रेजी शासन का पर्दाफाश करने के लिए पर्याप्त थी। नेक्स्ट कारण था इनका 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कब लाए गए थे? 1919 में, जिसमें क्या लाया गया था? प्रांतों में द्वैध शासन। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों का वास्तविक मकसद भी द्वैध शासन लागू करना था, न कि जनता को राहत पहुंचाना। इन सुधारों से स्वशासन की मांग कर रहे राष्ट्रवादियों को अत्यंत निराशा हुई। इसके अलावा कई घटनाएं ऐसी थी जिसके कारण जो हिंदू मुस्लिम वर्ग था वो एक दूसरे के सहयोगी बन गए, यानी कि एक दूसरे के साथ आ गए। कौन कौन से कारण थे? जैसे कि लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता कब होता है? 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता। इससे कांग्रेस और मुस्लिम लीग में सहयोग बढ़ा। इसके अलावा रॉलट एक्ट के विरुद्ध प्रदर्शन में समाज के अन्य वर्गों के साथ हिंदू और मुस्लिम भी एक दूसरे के करीब आ गए। कौन से में? रॉलट एक्ट के विरुद्ध। इसके अलावा मौलिक राष्ट्रवादी मुसलमान, यानी कि जो युवा राष्ट्रवादी थे, युवा राष्ट्रवादी कौन? मुस्लिम समाज में या मुस्लिम धर्म में जो युवा राष्ट्रवादी थे, जैसे मोहम्मद अली, अबुल कलाम आज़ाद, हकीम अजमल खान, हसन इमाम इत्यादि, अलीगढ़ स्कूल के रूढ़िवादी विचारों से मुक्त होकर ज़्यादा प्रभावशाली हो गए, जिसके कारण मुस्लिम लीग पर अलीगढ़ स्कूल का प्रभाव कम होने लगा। युवा राष्ट्रवादियों ने उग्र राष्ट्रवाद की वकालत की तथा राष्ट्रवादी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने पर बल दिया। वे साम्राज्यवाद विरोधी भावनाओं से गहरे प्रभावित थे तथा साम्राज्यवादी रास्ता को समाप्त करना चाहते थे। इन सब परिस्थितियों के परिदृश्य में खिलाफत का जन्म हुआ, जिसके साथ ही ऐतिहासिक असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के पटल पर उभरा। ओके, तो ये है इनकी पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि में क्या क्या है? प्रथम विश्व युद्ध के कारण उपजा असंतोष, यानी कि बढ़ी हुई महंगाई या मुद्रास्फीति। इसके अलावा जो मजदूर सभी वर्ग मतलब अंग्रेजों से परेशान थे। दूसरा कारण था रॉलट एक्ट और पंजाब में मार्शल लॉ लागू करना। उसके अलावा जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके अलावा जो हंटर कमीशन की रिपोर्ट थी और जो जनरल डायर के प्रति जो ब्रिटेन की जो धारणा, मतलब जनरल डायर के प्रति जो ब्रितानियों के द्वारा जो धारणा अपनाई गई थी, यानी कि उनके द्वारा उनको दंडित करने की बजाय उन्हें पुरस्कृत किया गया था। इसके अलावा 1919 का मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से भी जो राष्ट्रवादी थे वो असंतोष असंतोष उपज रहा था। इसके अलावा जो हिंदू मुस्लिम वर्ग भी एक मंच पर आ चुका था। क्यों? लखनऊ समझौता 1916 के कारण। इसके अलावा रॉलट एक्ट के विरुद्ध भी एक दूसरे के साथ आ गए थे। उसके अलावा जो मौलिक राष्ट्रवादी थे, मुसलमानों में जो मौलिक राष्ट्रवादी नेता थे, वो भी साम्राज्यवाद विरोधी भावना से ग्रस्त हो चुके थे। अब हम पढ़ेंगे जो खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे? खिलाफत आंदोलन में सबसे पहले हम देखेंगे इस खिलाफत आंदोलन का कारण, उसके बाद इसके उद्देश्य, खिलाफत आंदोलन के क्या उद्देश्य थे, उसके बाद खिलाफत आंदोलन की प्रगति, और फिर हम इसके देखेंगे लास्ट में इसका समापन या अवसान। खिलाफत आंदोलन पहले हम देखते हैं कि खिलाफत आंदोलन का कारण क्या है। जैसा कि हमें पता है कि प्रथम विश्व युद्ध हुआ है 1914 से 1918 के मध्य, 1914 से 1918 के मध्य, जिसमें दो वर्ग थे, यानी कि दो ध्रुव थे। कौन से? मित्र राष्ट्र और दूसरा था धुरी राष्ट्र। जो मित्र राष्ट्र थे इसमें जो मित्र राष्ट्र थे उसमें ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका आदि वर्ग थे, यानी कि मित्र राष्ट्र में अधिकांशतः जो लोकतांत्रिक देश है वो थे, जबकि धुरी राष्ट्र में कौन कौन से थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी,
और तुर्की। कौन? तुर्की। तुर्की किस में शामिल था? धुरी राष्ट्रों में। जो तुर्की धुरी राष्ट्रों में शामिल था। और भारत में जो खिलाफत आंदोलन का मेन कारण है तुर्की। तुर्की क्यों है? क्योंकि जो मुसलमानों का राजनीतिक व धार्मिक गुरु, यानी कि धार्मिक व राजनीतिक प्रधान कौन माना जाता है? मुसलमानों में धार्मिक व राजनीतिक प्रधान माना जाता है किसे? खलीफा को। यानी कि खलीफा इनका होता है धार्मिक गुरु। जो मुसलमानों में धार्मिक व राजनीतिक प्रधान कौन माना जाता है? खलीफा। और जो खलीफा होता है उसका साम्राज्य कहा जाता है क्या? खिलाफत। खलीफा का साम्राज्य क्या कहेंगे? खिलाफत। तो जो खिलाफत आंदोलन में जो खिलाफत शब्द आया है कहाँ से? खिलाफत से। खिलाफत का मतलब होता है जो खलीफा का साम्राज्य है वो कहलाएगा खिलाफत। जो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो मुसलमान वर्ग है भारतीय, उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग देने से पूर्व यह शर्तें रखी थी कि जो मुसलमानों का धार्मिक गुरु है कौन? खलीफा, जो कि तुर्की का तत्कालीन शासक था, उसके साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा। यानी कि यदि धुरी राष्ट्र पराजित होते हैं तो मुसलमानों के धार्मिक गुरु यानी कि जो खलीफा के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं किया जाएगा और ना ही खलीफा के साम्राज्य के साथ यानी कि खलीफत या खिलाफत के साथ कोई छेड़छाड़ की जाएगी। लेकिन प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो अगस्त 1920 में, कब? अगस्त 1920 में तुर्की के साथ संधि की जाती है। कौन सी? सेब्रे की संधि। प्रथम विश्व युद्ध में विजय किसकी होती है? यानी कि जो प्रथम विश्व युद्ध में विजय होती है मित्र राष्ट्रों की। तो उन्होंने धुरी राष्ट्रों के साथ जो संधि की है उसमें जो तुर्की के साथ संधि की जाती है सेब्रे की संधि, जिसमें जो खिलाफत है यानी कि खलीफा के साम्राज्य का विभाजन कर दिया जाता है। तो इसका बेसिक कारण क्या होगा? जो मुसलमानों के धार्मिक गुरु खलीफा के साम्राज्य का विभाजन। ओके, तो अब हम देखते हैं इनका कारण में क्या है। प्रथम विश्व युद्ध में मुसलमानों के समर्थन लेने के उद्देश्य मित्र राष्ट्रों जिसमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने वादा किया था कि युद्ध के उपरांत खिलाफत यानी कि जो खलीफा के अधीन क्षेत्र है उसको कोई नुकसान नहीं किया जाएगा। खलीफा के अधीन क्षेत्र को जजीर उल अरब, जजीर उल अरब भी कहा जाता है। जजीर उल अरब का मतलब है कि जजीर उल अरब में कौन कौन से एरिया शामिल थे? सीरिया, फिलिस्तीन, अरब और इराक क्षेत्र शामिल थे। मगर युद्ध खत्म होते ही मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों जैसे कि जर्मनी, तुर्की, बुल्गारिया, ऑस्ट्रिया, हंगरी के साथ मिलकर हंगरी के साथ कठोर संधियां करने का निर्णय लिया। यह एक प्रकार से मित्र राष्ट्रों की वादा खिलाफी थी जिसके खिलाफ खिलाफत आंदोलन हुआ। तो खिलाफत आंदोलन का कारण समझ में आया कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो अंग्रेजों ने मुसलमानों से समर्थन प्राप्त करने के लिए उनसे एक वादा किया था कि हम खिलाफत के जो खलीफा के साम्राज्य के प्रति जो उनका विभाजन नहीं करेंगे, लेकिन बाद में इन्होंने वादा खिलाफी कर दी। ये है इसका खिलाफत आंदोलन का कारण। जबकि उद्देश्य क्या था? जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ किया गया था उसका उद्देश्य क्या होगा? जो इसका कारण होगा वही मतलब लगभग वही उनके उद्देश्य होंगे। उद्देश्य क्या है कि जो खलीफा के अधीन जो भूभाग है, मतलब खलीफा के अधीन जो भूभाग है इतना भूभाग रखा जाए, खलीफा के अधीन इतना भूभाग रखा जाए जो कि इस्लाम जगत की रक्षा कर सके। इसका एक उद्देश्य है किसका? खिलाफत आंदोलन का। इसके अलावा जो मुसलमानों की पवित्र तीर्थ स्थल है, मुसलमानों की पवित्र तीर्थ स्थलों को खलीफा के नियंत्रण में रखा जाए। खलीफा के नियंत्रण में कौन कौन से एरिया रखा जाए? जो मुसलमानों के पवित्र स्थान है, मुसलमानों के पवित्र स्थानों को खलीफा के अधीन रखा जाए। इसके अलावा दूसरा कौन सा था? खलीफा के अधीन उतना भूभाग रखा जाए कि वो इस्लाम जगत की रक्षा कर सके। तीसरा उद्देश्य था जजीरात उल अरब। इसका मतलब है कौन कौन से एरिया? सीरिया, फिलिस्तीन, अरब और इराक क्षेत्र। जजीरात उल अरब पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रही। ये किन के उद्देश्य है? खिलाफत आंदोलन की। कौन कौन से? मुसलमानों के पवित्र स्थानों को खलीफा के नियंत्रण में रखा जाए। दूसरा है खलीफा के अधीन इतना भूभाग रखा जाए
कि इस्लाम जगत की रक्षा कर सके, और तीसरा उद्देश्य जजीरात उल अरब पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रहे। उक्त तीनों उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति तथा संधि से पूर्व एक दबाव के रूप में आरंभ किया गया था। संधि होती है अगस्त 1920 में, यानी कि उससे पूर्व ही यह आंदोलन एक दबाव के रूप में आरंभ किया गया ताकि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्र उदारतापूर्वक व्यवहार कर सके। ओके, अब हम इसकी देखते हैं प्रगति, यानी कि इसकी प्रगति किस प्रकार से होती है। आंदोलन का प्रारंभ या इसकी प्रगति किस प्रकार से होती है। तो सबसे पहले 19 मार्च 1919 को आंदोलन के संचालन हेतु मोहम्मद छोटानी के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में, मोहम्मद छोटानी के नेतृत्व में मुंबई खिलाफत कमेटी, मुंबई खिलाफत समिति की स्थापना की जाती है 19 मार्च 1919 को, जिसका नवंबर 1919 में नाम परिवर्तित कर भारत की केंद्रीय खिलाफत समिति कर दिया गया। इसकी एक शाखा दिल्ली में अली बंधुओं के नेतृत्व में कार्यशील थी। किसकी शाखा, बम्बई खिलाफत समिति, जिसका नाम बाद में परिवर्तित करके क्या कर दिया, भारत की केंद्रीय खिलाफत समिति। और इसकी एक शाखा दिल्ली में अली बंधुओं, जो अली बंधुओं का मतलब है शौकत अली और मोहम्मद अली, जो अली बंधुओं का नाम ध्यान रखना है, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में दिल्ली में एक शाखा कार्यशील थी। इसके अलावा जो 18 सितंबर 1919 को मुंबई में आयोजित सम्मेलन में हजारों मुसलमानों को संबोधित किया गया तथा हिंदू मुस्लिम एकता का आह्वान किया गया। 21 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया है कब, 21 सितंबर 1919 को, कहाँ पर, लखनऊ में। 21 सितंबर 1919 को लखनऊ में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की थी छोटानी के द्वारा तथा सचिव बनाए गए थे शौकत अली, तथा इसका मुख्यालय यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का मुख्यालय रखा गया था बम्बई में। कहाँ पर, बम्बई में। और इसके आह्वान पर 17 अक्टूबर 1919 को पहला खिलाफत दिवस मनाया गया। खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन किया गया है 21 सितंबर 1919 को, कहाँ पर, लखनऊ में। इसकी अध्यक्षता किसने की है, छोटानी के द्वारा। ओके, मोहम्मद छोटानी के द्वारा। 23-24 नवंबर, बाद में क्या होता है, 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में, कहाँ पर, दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरा आयोजन। प्रथम आयोजन में अध्यक्ष कौन थे, मोहम्मद छोटानी। दूसरा आयोजन हुआ, पहले दिन अध्यक्षता की थी किसने, फजल उल हक ने। यानी कि अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरा आयोजन होता है कहाँ पर, दिल्ली में। अध्यक्षता किसने की है, फजल उल हक ने। फजल उल हक ने पहले दिन अध्यक्षता की है, और दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता किसको दे दी गई थी, महात्मा गांधी को। किसको, महात्मा गांधी को। जो अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का पहला सम्मेलन है उसका आयोजन हुआ है लखनऊ में, अध्यक्षता की है मोहम्मद छोटानी के द्वारा। दूसरा अधिवेशन हुआ है दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता की है ये पहले फजल उल हक के द्वारा 23 नवंबर को, जबकि 24 नवंबर को इसकी अध्यक्षता किसे सौंप दी गई है, महात्मा गांधी को। इसमें जो नेहरू और मदन मोहन मालवीय और श्रद्धानंद ने भी भाग लिया। इसमें कौन कौन से निर्णय किए गए हैं, खिलाफत घोषणा पत्र लाया गया है। एक तो कौन सा, खिलाफत घोषणा पत्र लाया गया है, जिसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा। यानी कि जो असहयोग आंदोलन है वो खिलाफत आंदोलन का एक कार्यक्रम था, जो बाद में एक अलग से आंदोलन बन जाता है। असहयोग का प्रस्ताव रखा जो कि हजरत मोहानी के द्वारा लाया गया था। इसे स्वीकार किया गया, मगर बहिष्कार का प्रस्ताव रद्द कर दिया। यानी कि अस्वीकार, इसमें दो प्रस्ताव लाए गए थे, असहयोग का प्रस्ताव और बहिष्कार का प्रस्ताव। इसमें असहयोग का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया था, जबकि जो बहिष्कार का प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया। इसके अलावा जो ब्रिटिश सरकार से वार्ता करने के लिए शिष्टमंडल भेजे गए, ब्रिटिश सरकार से वार्ता करने हेतु शिष्टमंडल भेजे गए,
19 जनवरी 1920 को डॉक्टर अंसारी के नेतृत्व में शिष्टमंडल वायसराय से मिला, मगर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। पहला है अंसारी के नेतृत्व में 19 जनवरी 1920 को भेजा गया। दूसरा भेजा गया था मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में दूसरा शिष्टमंडल 21 और 10 मार्च को 1920 को मॉन्टेग्यू प्रधानमंत्री लॉर्ड जॉर्ज से मिला, लेकिन संतोषजनक जवाब नहीं मिला। जो लॉर्ड जॉर्ज थे तत्कालीन प्रधानमंत्री, उन्होंने कहा कि खलीफा के अधीन केवल तुर्की क्षेत्र ही रहेगा। कौन सा? केवल तुर्की क्षेत्र ही रहेगा। जबकि जो मुसलमानों ने मांग क्या की थी कि जजीरात उल अरब का संपूर्ण क्षेत्र खलीफा के अधीन। जजीरात उल अरब में कौन कौन से एरिया शामिल थे? सीरिया, फिलिस्तीन, अरब, इराक और तुर्की। जबकि इन्होंने क्या कहा था लॉर्ड जॉर्ज ने कि खलीफा के अधीन केवल तुर्की का क्षेत्र ही रहेगा। इस घोषणा के विरुद्ध, यानी कौन सी घोषणा? कि खलीफा के अधीन केवल तुर्की क्षेत्र ही रहेगा। इस घोषणा के विरुद्ध 19 मार्च 1920 को राष्ट्रीय शोक दिवस तथा दूसरा खिलाफत दिवस मनाया गया। पहला खिलाफत दिवस था 17 अक्टूबर 1919 को, जबकि दूसरा खिलाफत है 19 मार्च 1920 को। 10 मई 1920 को, कब? 10 मई 1920 को तुर्की के साथ की जाने वाली सेब्रे की संधि का ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ। 9 जून 1920 को इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। इस बैठक में असहयोग का कार्यक्रम तय किया गया। असहयोग का कार्यक्रम क्या क्या तय किया गया था? पहले उपाधियों का त्याग। दूसरा था जो भारतीय लोग जो कि ब्रिटेन के अधीन सिविल सेवा अथवा पुलिस में थी, वो इस्तीफा देंगे। और तीसरा था कर्ज न अदायगी, यानी कि कर्ज नहीं दिया जाएगा। जून 1920 में फतवे जारी किए गए। जून 1920 में फतवे जारी किए गए तथा भारत को दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुस्लिम सरकार। दारुल हर्ब का मतलब होता है गैर मुस्लिम सरकार वाला देश जो मुस्लिम हितों के खिलाफ कार्य कर रहा हो। जून 1920 में फतवे जारी किए गए तथा भारत को दारुल हर्ब घोषित किया गया, अर्थात जिहाद और हजरत का मतलब होता है हजरत या हिजरत का मतलब होता है पलायन, और जिहाद का मतलब होता है धर्म युद्ध, कि या तो धर्म युद्ध करो या फिर पलायन कर जाओ। इस आंदोलन का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 10 अगस्त 1920 को तुर्की के साथ या खलीफा के साथ कौन सी संधि की गई है? सेब्रे की संधि। सेब्रे की संधि कब की गई है? 10 अगस्त 1920 को। सेब्रे की संधि किसके द्वारा की गई है? मित्र राष्ट्रों के द्वारा तुर्की के साथ की गई है प्रथम विश्व युद्ध के बाद 10 अगस्त 1920 को। तो ये है क्या? इसकी प्रगति। लास्ट में इसका अवसान देखेंगे। क्या अवसान में क्या है? जो इसका अवसान धीरे धीरे हो जाता है, अपने आप ही हो जाता है। कैसे? जो 1922 ईस्वी में, नवंबर 1922 ईस्वी में मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क, जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने नवंबर 1922 में तुर्की शासक व खलीफा मोहम्मद सिक्स को हटाकर तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कर दी। यानी कि तुर्की में राजतंत्र के स्थान पर क्या आ गया? गणतंत्र। और गणतंत्र का नेतृत्व कौन कर रहा था? मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क गणतंत्र की स्थापना कर दी तथा अब्दुल मजीद सेकंड, कौन? अब्दुल मजीद सेकंड को नाममात्र का खलीफा बना दिया। किसे? अब्दुल मजीद द्वितीय को नाममात्र का खलीफा बना दिया तथा बनाकर सारी शक्तियाँ अपने हाथों में रख ली। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का समापन हो गया। किस प्रकार से? क्योंकि जो खिलाफत आंदोलन या खलीफा का सम्मान खुद तुर्की ही नहीं करेगी, क्योंकि जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क था, उन्होंने तुर्की का शासक खलीफा मोहम्मद सिक्स को हटाकर जो राजतंत्र के स्थान पर गणतंत्र की स्थापना कर दी। यानी कि मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने जो खलीफा मोहम्मद सिक्स को हटाकर तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कर दी और अब्दुल मजीद द्वितीय को
नाम मात्र का खलीफा बनाकर शक्तियाँ अपने पास रख ली और इस प्रकार खलीफा आंदोलन या खिलाफत आंदोलन या खलीफत आंदोलन का समापन हो गया। कब? नवंबर 1922, यानी कि 1922 ईस्वी के लगभग ये खिलाफत आंदोलन या खलीफत आंदोलन का समापन हो गया। तो हमने क्या क्या देखा है? पहले हमने खिलाफत आंदोलन के कारण देखे हैं। कारण क्या था? प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मुसलमानों से समर्थन लेने के उद्देश्य मित्र राष्ट्रों, जिनमें ब्रिटेन, अमेरिका और फ्रांस ने वादा किया था कि युद्ध के उपरांत खिलाफत को कोई नुकसान नहीं किया जाएगा, मगर युद्ध खत्म हुई होते ही मित्र राष्ट्रों ने धुरी राष्ट्रों के साथ कठोर संधि करने का निर्णय लिया और इस प्रकार यह मित्र राष्ट्रों के प्रति एक वादा खिलाफी थी जिससे कि खिलाफत आंदोलन का उदय हुआ। इसका उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का मुसलमानों के पवित्र स्थानों को खलीफा के नियंत्रण में ही रखा जाए। दूसरा था खलीफा के अधीन इतना भूभाग रखे कि इस्लाम जगत की रक्षा कर सके। तीसरा उद्देश्य था जजीरात उल अरब पर मुसलमानों की संप्रभुता बनी रही। और उक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए यह आंदोलन प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति और संधि से पूर्व, यानी कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद और जो संधि होने से पहले एक दबाव के रूप में किया गया ताकि तुर्की के साथ मित्र राष्ट्र उदारतापूर्वक व्यवहार करें। इसकी प्रगति में क्या देखा था? 19 मार्च 1919 को मोहम्मद छोटानी की अध्यक्षता में बम्बई खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई थी और बाद में इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया था भारत की केंद्रीय खिलाफत समिति, जिसकी एक शाखा दिल्ली में खोली गई थी, जिसका नेतृत्व कर रहे थे अलुबंदु। सितंबर 1919 में मुंबई में आयोजित सम्मेलन में हजारों मुसलमानों को संबोधित किया गया। इसके अलावा 21 सितंबर 1919 को अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का प्रथम अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता की गई थी मोहम्मद छोटानी के द्वारा और इसका सचिव बनाया गया था मोहम्मद जो शौकत अली को। इसका मुख्यालय कहाँ पर रखा गया था? अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का बम्बई में। इसके आह्वान पर 17 अक्टूबर 1919 को पहला खिलाफत दिवस मनाया गया। 23-24 नवंबर 1919 को दिल्ली में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का दूसरे अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन की दूसरा आयोजन हुआ और पहले दिन इसकी अध्यक्षता की थी फजल उल हक के द्वारा, जबकि दूसरे दिन इसकी अध्यक्षता की गई थी महात्मा गांधी के द्वारा। इसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए थे? इसमें निर्णय लिए गए थे, खिलाफत घोषणा पत्र लाया गया था जिसमें गांधी जी ने असहयोग का प्रस्ताव रखा जो कि हसरत मोहानी के द्वारा लाया गया था, उसे स्वीकार कर लिया, मगर बहिष्कार के प्रस्ताव को अस्वीकृत कर दिया गया था। इसके अलावा ब्रिटिश सरकार से वार्ता करने के लिए शिष्टमंडल भेजने का निर्णय लिया गया, जिसमें पहला शिष्टमंडल भेजा गया 19 जनवरी 1920 को अंसारी के नेतृत्व में वायसराय से मिलने, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। दूसरा शिष्टमंडल भेजा है मौलाना मोहम्मद अली के नेतृत्व में भेजा गया दूसरा शिष्टमंडल 21 और 2 मार्च और 10 मार्च 1920 को मॉन्टेगू व पीएम लॉर्ड जॉर्ज से मिला। लॉर्ड जॉर्ज ने क्या कहा? लॉर्ड जॉर्ज ने कहा कि खलीफा के अधीन केवल तुर्की क्षेत्र रहेगा और इस घोषणा के विरुद्ध, लॉर्ड जॉर्ज की जो घोषणा थी उसके विरुद्ध 19 मार्च 1920 को राष्ट्रीय शोक दिवस मनाया गया और दूसरा खिलाफत दिवस भी मनाया गया। 10 मई 1920 को तुर्की के साथ की जाने वाली सेब्रे की संधि का ड्राफ्ट सार्वजनिक हुआ और 9 जून 1920 को इलाहाबाद में सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और इसमें असहयोग का कार्यक्रम तय किया गया। असहयोग के कार्यक्रम में क्या क्या? खिताबों का त्याग यानी कि उपाधियों का अंत, सिविल सेवा और पुलिस की नौकरी से इस्तीफा दिया जाना और तीसरा था कर न्याय अदायगी। जून 1920 में फतवे जारी किए गए और तथा भारत को दारुल हर्ब घोषित किया गया, अर्थात जिहाद या हजरत कर लो। इस आंदोलन का ब्रिटिश सरकार पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 10 अगस्त 1920 को जो तुर्की के साथ सेब्रे की संधि कर ली जाती है। इसकी समाप्ति या अवसान किस प्रकार से हुआ? मुस्तफ़ा कमाल पाशा अतातुर्क ने नवंबर 1922 में तुर्की के शासक व खलीफा मोहम्मद 6 को हटाकर तुर्की में गणतंत्र की स्थापना कर दी और अब्दुल मजीद द्वितीय को नाममात्र का खलीफा बनाकर सारी शक्तियाँ अपने पास रख ली। इस प्रकार खिलाफत आंदोलन का अवसान हो गया। दूसरा पॉइंट है हमारा कौन सा? असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन दूसरा पॉइंट कौन सा है? असहयोग। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सबसे पहले हम असहयोग आंदोलन के कारण, उसके बाद इसका आरंभ, असहयोग आंदोलन के कारण, उसके बाद इसका आरंभ, फिर इसका कार्यक्रम, इनके कार्यक्रम यानी कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, उसके बाद हम इसकी प्रगति देखेंगे और लास्ट में हम इसका समापन या अवसान। असहयोग आंदोलन के सबसे पहले हम देखते हैं कारण। तो असहयोग आंदोलन के कारण, किसी भी आंदोलन के कारण उससे पहले की जो घटनाएं होती है उनमें छुपे होते हैं।
यानी कि जो पहले की जो घटनाएं होती है वो उनका कारण होती है, और जो आंदोलन के जस्ट बाद जो प्रभाव दिखाई देते हैं वो उनके होते हैं परिणाम। तो इसका कारण व उद्देश्य क्या था? पहला था कि जो रॉलट एक्ट है, रॉलट एक्ट या रॉलट कानून से उपजा असंतोष। दूसरा कारण था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कौन सा? जलियांवाला हत्याकांड। तीसरा कारण था हंटर कमेटी की रिपोर्ट, हंटर रिपोर्ट, हंटर कमेटी की रिपोर्ट। चौथा कारण था मार्शल लॉ, मार्शल लॉ के दौरान किए गए अत्याचार। पांचवा कारण क्या था? वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की समाप्ति के बाद भारतीयों को जो स्वराज देने का वादा किया गया था, मॉन्टेगू घोषणा, मतलब भारतीयों को जो स्वराज देने का वादा किया गया था और जो मॉन्टेगू सुधार किए गए थे, वह महज औपचारिकता थी। और इसके अलावा जो खिलाफत मामला था, खिलाफत आंदोलन के दौरान जो सरकार की नीति और रवैया के प्रति जो असंतोष था, वो इसके कारण थे। किसके? असहयोग आंदोलन के। कौन कौन से कारण थे? रॉलट कानून से उपजा असंतोष, दूसरा था जलियांवाला बाग हत्याकांड और हंटर कमेटी की रिपोर्ट, तीसरा था हत्याकांड के बाद मार्शल लॉ और इसके तहत किया गया दमन। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारतीयों को स्वराज देने में मॉन्टेगू सुधार महज औपचारिकता साबित हुए। इसके अलावा जो खिलाफत मामलों में सरकार की नीति और रवैया। अब हम देखते हैं इसका आरंभ, खिलाफत आंदोलन का आरंभ कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ। खिलाफत आंदोलन जो असहयोग आंदोलन का आरंभ किस प्रकार से हुआ है? तो खिलाफत आंदोलन के साथ साथ गांधी जी ने असहयोग आंदोलन यानी कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के प्रयास आरंभ कर दिए। 22 जून 1920 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय को एक खत लिखकर इस संबंध में आगाह कर दिया था कि सम्राट के कुशासन के विरुद्ध जनता को असहयोग करने का अधिकार है। वायसराय को खत लिखकर गांधी जी ने क्या कहा? कि सम्राट के कुशासन के विरुद्ध जनता को असहयोग करने का अधिकार है। और दूसरा इन्होंने घोषणा की थी। कौन सी घोषणा की थी? गांधी जी ने घोषणा की थी कि 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ किया जाएगा। 22 जून 1920 को गांधी जी ने वायसराय को खत लिखकर क्या कहा? कि सम्राट के कुशासन के विरुद्ध जनता को असहयोग करने का अधिकार है। इसके अलावा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन आरंभ करने की घोषणा कर दी गई है गांधी जी के द्वारा। 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन प्रारंभ कर दिया। जो 1 अगस्त 1920 को तिलक का देहांत होता है। तिलक का देहांत भी कब होता है? 1 अगस्त 1920 को। और जो असहयोग आंदोलन की अनौपचारिक शुरुआत भी कब से मानी जाती है? 1 अगस्त 1920 से। जो जैसे ही तिलक का देहांत होता है तो गांधी जी के द्वारा तिलक के बारे में एक कथन कहा गया है। कौन सा? कि मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया। गांधी जी के द्वारा तिलक के संबंध में कौन सा कथन कहा गया है? कि मेरा सबसे प्रबल सहारा छूट गया। जबकि जो गांधी जी ने वायसराय को खत लिखकर क्या कहा? कि सम्राट के कुशासन के विरुद्ध जनता को असहयोग करने का अधिकार है। इसके बाद गांधी जी ने क्या किया है? जो असहयोग आंदोलन का नवचारक आरंभ होता है 1 अगस्त 1920 को, गांधी जी ने उसके बाद जो असहयोग कार्यक्रम के प्रस्ताव को कांग्रेस अधिवेशन में पारित करवाने के उद्देश्य से कलकत्ता में, कहाँ पर? कलकत्ता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। कांग्रेस का विशेष अधिवेशन, एक तो होता है कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन जो लगभग दिसंबर के समथिंग होता था, जबकि कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कोलकाता में। किसकी अध्यक्षता में? लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कोलकाता में 6 से 9 सितंबर 1920 को कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में। कहाँ पर? कोलकाता में। इस अधिवेशन में गांधी जी ने अपना असहयोग कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। असहयोग कार्यक्रम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? गांधी जी के द्वारा। किसमें? कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो कि सितंबर 1920 में कोलकाता में बुलाया जाता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं लाला लाजपत राय। इस प्रस्ताव पर अधिकांश कांग्रेसी नेताओं को आपत्ति थी। तो इस प्रस्ताव के विरोध में कौन कौन से नेता थे? एक तो थे CR दास, मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना,
इसके अलावा एनी बेसेंट, बिपिन चंद्र और लाला लाजपत राय सभी मतलब कांग्रेस के सभी अधिकांश सभी बड़े नेता इसके विपक्ष में थे या विरोध में थे। और इनके विरोध में होने के बावजूद भी जो मोतीलाल नेहरू है, कौन, मोतीलाल नेहरू के समर्थन तथा जो इस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था, खिलाफत आंदोलन। इसका मतलब है कि जो अधिकांश मुस्लिम नेता थे, अधिकांश मुस्लिम नेता सिवाय जिन्ना के, जो महात्मा गांधी के समर्थन में थे। इस कारण से मोतीलाल नेहरू के प्रयासों से असहयोग प्रस्ताव पारित हो गया, मगर भारत के अन्य भागों में प्रस्ताव के खिलाफ आवाजें उठ रही थी। तो गांधी जी ने जो विरोध को देखते हुए, क्योंकि यदि कहीं भी जो प्रस्ताव के खिलाफ आवाज उठेगी तो सरकार को आंदोलन का दमन करने में आसानी रहेगी। इस कारण से गांधी जी ने विरोध को देखते हुए गांधी जी ने निर्णय लिया कि जो असहयोग का प्रस्ताव है वो नियमित अधिवेशन में भी पारित करवाया जाएगा। तो फिर कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है कहाँ पर, 1920 में, कहाँ पर, नागपुर में। नागपुर में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है 1920 में। किसकी अध्यक्षता में, वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में। वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर में 1920 में कांग्रेस का नियमित अधिवेशन होता है। और इस अधिवेशन से पूर्व गांधी जी ने सीआर दास को एक वादा किया था। कौन सा वादा किया था कि 1 वर्ष में स्वराज का लक्ष्य रखा गया था, और यदि जो स्वराज का लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा तो सविनय अवज्ञा प्रारंभ कर दिया जाएगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने का वादा किससे किया था, सीआर दास से। जैसे ही गांधी जी के द्वारा स्वराज का लक्ष्य प्राप्त 1 वर्ष में अथवा सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ करने की जैसे ही गांधी जी के द्वारा सीआर दास से वादा किया जाता है, तो अधिकांश नेता थे, लगभग सभी नेता जो गांधी जी के पक्ष में आ गए थे, सिवाय किनके, मोहम्मद अली जिन्ना और एनी बेसेंट के। इस घोषणा के बाद सभी नेता जैसे लाला लाजपत राय, सीआर दास, बिपिन चंद्र पाल आदि सभी नेता असहयोग प्रस्ताव के पक्ष में आ गए। और सीआर दास जो कि पहले इसका विरोध कर रहा था, उन्होंने असहयोग प्रस्ताव अधिवेशन के समक्ष रखा। लाला जी ने इसका समर्थन किया। सीआर दास ने प्रस्ताव रखा है, लाला लाजपत राय है, उन्होंने इसका समर्थन किया, और इस प्रकार नागपुर अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव पुनः पारित हो गया। जिन्ना और एनी बेसेंट अभी भी इस प्रस्ताव के विरोध में थे। ओके, अब हम इसके देखते हैं कार्यक्रम। पहले हमने क्या देखा था, असहयोग आंदोलन का कारण, उसके बाद इसका आरंभ। अब हम देखेंगे इसके कार्यक्रम। तो असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम, जो नागपुर में प्रस्ताव पारित होने के बाद असहयोग कार्यक्रम जो कि 1 जनवरी 1921 से बड़े पैमाने पर लागू होते हैं। असहयोग कार्यक्रम को 1 जनवरी 1921 से बड़े पैमाने पर आरंभ किया गया, और 1 जनवरी 1921 से ही असहयोग आंदोलन का औपचारिक शुभारंभ भी माना जाता है। औपचारिक और अनौपचारिक का मतलब ये है कि पहले जो 1 अगस्त 1920 को जो आंदोलन प्रारंभ किया गया था, उसको प्रारंभ करने से पूर्व जो कांग्रेस का जो अधिवेशन में जो प्रस्ताव पूर्ण रूप से पारित नहीं हो रखा था, क्योंकि ये प्रस्ताव बाद में पारित हुआ है। उसके बाद जो आंदोलन के कार्यक्रम जारी किए गए थे, कब, 1 जनवरी 1921 को। इस कारण इसे औपचारिक शुभारंभ माना जाता है 1 जनवरी 1921 से, जबकि बेसिकली जो इस आंदोलन का शुभारंभ पहले ही हो चुका था, कब, 1 अगस्त 1920 से। जिसके अंतर्गत कार्यक्रम 2 प्रकार के थे, 2 प्रकार के कार्यक्रम इन द सेंस सकारात्मक और दूसरे थे नकारात्मक। सकारात्मक कार्यक्रम में क्या होगा, सकारात्मक कार्यक्रम जिसे रचनात्मक कार्यक्रम अथवा स्वदेशी कार्यक्रम भी कहते हैं, जबकि नकारात्मक कार्यक्रम में क्या था, बहिष्कार का भाव था। बहिष्कार जैसी चीज़ें किसमें थी, नकारात्मक में, जबकि सकारात्मक में स्वदेशी आंदोलन, ये मतलब स्वदेशी से रिलेटेड थी, जैसे राष्ट्रीय स्कूलों की स्थापना, इस जो खादी अपनाना, जो भी है, मतलब इसमें पॉजिटिव थी। सबसे पहले हम देखते हैं रचनात्मक कार्यक्रम। रचनात्मक कार्यक्रम में सबसे पहले है राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना। राष्ट्रीय शिक्षा है फर्स्ट। राष्ट्रीय शिक्षा के अंतर्गत जो हायर एजुकेशन में सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था इस आंदोलन का, जैसे कि काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ पटना, गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद, पूना विद्यापीठ महाराष्ट्र में स्थापनाएं हुई है।
इसके अलावा जो अलीगढ़ विश्वविद्यालय के छात्र मोहम्मद हसन के नेतृत्व में जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ। जामिया मिलिया विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित हुआ? अलीगढ़ में, जो कि 1925 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया। एक पहले इसमें इकबाल को वाइस चांसलर बनाया गया, लेकिन बाद में इनकलाब ने, जो इकबाल है, उन्होंने ऐसे प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया और इसके स्थान पर किसके, अली जौहर को इसका वाइस चांसलर बना दिया गया था। किसका? जामिया मिलिया विश्वविद्यालय का। इसके अलावा पश्तो था राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा, दूसरा है स्वदेशी को अपनाना, स्वदेशी को बढ़ावा दिया गया। उसके अलावा चरखा खादी का उपयोग बढ़ाना, अस्पृश्यता का अंत करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और तिलक स्वराज फंड में, किसमें? तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ राशि एकत्रित करना। तो ये है इसके सकारात्मक कार्यक्रम कौन कौन से। पहला है राष्ट्रीय शिक्षा, राष्ट्रीय विद्यालयों की स्थापना, जिसमें काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, गुजरात विद्यापीठ और पूना विद्यापीठ की स्थापना हुई है। इसके अलावा जो जामिया मिलिया विश्वविद्यालय अलीगढ़ में स्थापित हुआ है। इसके अलावा स्वदेशी को बढ़ावा, चरखा खादी उपयोग को बढ़ाना, अस्पृश्यता को खत्म करना, हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देना और तिलक स्वराज फंड में 1 करोड़ की राशि एकत्रित करना। जबकि इसके नकारात्मक कार्यक्रमों में, नकारात्मक कार्यक्रम, जो कार्यक्रमों का प्रारंभ बेसिकली 1 अगस्त 1920 से ही हो चुका था, लेकिन बड़े स्तर पर या बड़े पैमाने पर 1 जनवरी 1921 से प्रारंभ किए गए थे। इसमें जो उपाधियों का त्याग करना, अवैतनिक सेवाओं का त्याग करना, इसके अलावा जो निकायों में मनोनीत सदस्य है उनको इस्तीफा देना। तो गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 को, 1 अगस्त 1920 को केसर ए हिंद, इसके अलावा जूलू रत्न और बोअर रत्न, जो कि गांधी जी को अंग्रेजों के द्वारा दिए गए थे, उन उपाधियों को लौटा दिया गया। और इसका साक्ष्य क्या है? इसका साक्ष्य था कि 4 अगस्त 1920 को गांधी जी ने यंग इंडिया पत्रिका में वो पत्र प्रकाशित हुआ, गांधी जी की यंग इंडिया में वो पत्र प्रकाशित हुआ जो उन्होंने 1 अगस्त 1920 को महारानी को भेजा था। इसके अलावा गांधी जी के अलावा जमनालाल बजाज ने राय बहादुर की उपाधि लौटा दी। किसकी? राय बहादुर की उपाधि लौटाई है किसने? जमनालाल बजाज ने। जबकि अजमल खान ने किसकी उपाधि लौटाई थी? हाजिम उल मुल्क की उपाधि किसने लौटाई है? अजमल खान ने, हकीम अजमल खान ने। इसके अलावा 24 लोगों ने अपनी उपाधियां लौटाई थी। जो खिलाफत आंदोलन के दौरान ब्रिटिश नीति का विरोध स्वरूप और जो गांधी जी के द्वारा जो उपाधियां लौटाई गई है, ध्यान रखना, वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद नहीं लौटाई है, ना ही हंटर कमेटी की रिपोर्ट के बाद लौटाई गई। ये लौटाई गई है जो खिलाफत आंदोलन चल रहा था उसके समर्थन में और असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने के दौरान, किसके द्वारा? असहयोग के कार्यक्रम स्वरूप या असहयोग के कार्यक्रम के समर्थन के दौरान गांधी जी के द्वारा ये उपाधियां लौटाई गई है। ओके। इसके अलावा पहला है उपाधियों का त्याग, दूसरा है सरकारी व अर्ध सरकारी उत्सवों का बहिष्कार। इसमें मेन उद्देश्य था जो प्रिंस ऑफ वेल्स जो कि 1921 में भारत में जो कि भारत में आना प्रस्ताव था प्रिंस ऑफ वेल्स का, जिसके स्वागत में कई उत्सव होने थे, उनका बहिष्कार करना। तीसरा था विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार, जिसमें कि सर्वाधिक सफल बहिष्कार था कपड़ों का बहिष्कार। कपड़ों का बहिष्कार सर्वाधिक सफल बहिष्कार था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो कपड़ों का जो बहिष्कार किया गया था उसको कहा था निष्ठुर बर्बादी और अविवेकपूर्ण कार्य। किसके द्वारा कहा गया? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा। जो ताड़ी शराब और विदेशी शराब का बहिष्कार कार्यक्रम में शामिल नहीं था। ताड़ी और शराब इसका जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था, लेकिन फिर भी यह अत्यंत सफल रहा। इसके अलावा जो सरकारी विद्यालयों, कॉलेजों और वकालत का बहिष्कार, चुनाव का बहिष्कार, सैनिकों व श्रमिकों को बाहर कार्य करने जाने का बहिष्कार। तो इसमें सकारात्मक और नकारात्मक कार्यक्रम रखे गए थे। अब हम इसकी देखते हैं प्रगति, आंदोलन की प्रगति।
गांधी जी ने देशव्यापी दौरा किया और तत्पश्चात 31 मार्च से 1 अप्रैल 1921 को राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की अप्रैल 1921 को राघवाचारी की अध्यक्षता में, क्योंकि 1920 में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? राघवाचारी, वीर राघवाचारी। राघवाचारी की अध्यक्षता में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई और इस बैठक में आंदोलन की प्रगति के निर्णय लिए। कौन कौन से? जो तिलक स्वराज फंड है उसमें प्रांतीय जनसंख्या के अनुपात में योगदान दे। इसके अलावा कांग्रेस में 1 करोड़ सदस्य जोड़े जाए। 1 करोड़ सदस्य जोड़े जाए किसमें? कांग्रेस में 1 करोड़ सदस्य जोड़े जाए। इसके अलावा जो पिंगली वेंकैया के द्वारा निर्मित जो झंडे हैं, जो पिंगली वेंकैया के द्वारा जो झंडा था उसे मान्यता दे दी गई। 28 से 30 जुलाई 1921 को पुनः कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई और जिसमें कुछ कड़े उपाय सुझाए गए थे। कौन कौन से? कपड़ों का बहिष्कार बड़े स्तर पर किया जाए। इसके अलावा प्रिंस ऑफ वेल्स का बहिष्कार किया जाए। स्वयंसेवकों को जेल भरो आंदोलन का ऐलान किया गया था और अभी तक कर न अदायगी का जो विचार था उसे अभी तक भी स्थगित रखा गया था। किसी कर न अदायगी। इससे पूर्व यानी कि जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई उससे पूर्व मोहम्मद अली एक भाषण के जरिए मुसलमानों से आग्रह किया था कि आप ब्रिटिश सेना में भर्ती ना हो। किसमें? ब्रिटिश सेना में भर्ती ना हो, या तो इस सेना में भर्ती ही ना, और अगर हो गए हैं तो छोड़ दो। ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं हो और अगर हो गए हैं तो छोड़ दो। ये किसके द्वारा कहा गया है? मोहम्मद अली के द्वारा। इस पर तत्कालीन वायसराय यानी कि जो असहयोग आंदोलन है उस समय भारत के वायसराय कौन थे? रीडिंग। इस पर तत्कालीन वायसराय रीडिंग व गांधी जी के मध्य वार्ता हुई और वार्ता के बाद गांधी जी के आग्रह पर मोहम्मद अली ने माफ़ीनामा प्रस्तुत किया। गांधी जी के आग्रह पर मोहम्मद अली ने क्या किया? माफ़ीनामा क्यों प्रस्तुत किया गया है? क्योंकि मोहम्मद अली ने एक भाषण के जरिए मुसलमानों से क्या कहा था कि ब्रिटिश सेना में भर्ती नहीं हो और अगर हो गए हो तो ब्रिटिश सेना से ब्रिटिश सेना को छोड़ दो। जो मोहम्मद अली के द्वारा माफ़ीनामा प्रस्तुत कर दिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सरकार ने पहले मोहम्मद अली और बाद में शौकत अली को गिरफ्तार कर लिया गया। मोहम्मद अली और शौकत अली को सरकार के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। किसके द्वारा? ब्रिटिश सरकार के द्वारा। नवंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन होता है। तो सबसे पहले आता है वो नवंबर 1921 में। कहाँ पर? बम्बई में। यहाँ पर इसका हिंसक रूप से यानी कि उग्र प्रदर्शन हुए, विरोध स्वरूप उग्र प्रदर्शन हुए और लगभग 58 लोग मारे गए। आंदोलन हिंसक हो गया और जिसके विरोध में गांधी जी ने 3 दिन आमरण अनशन पर बैठे थे। कौन? गांधी जी। लगभग 30,000 लोगों को सरकार ने दमन चक्र चलाकर गिरफ्तार कर लिया गया। दिसंबर 1921 में कहाँ पर गांधी जी प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर पहुंचे? कलकत्ता में। कब? दिसंबर 1921 में। दिसंबर 1921 में प्रिंस ऑफ वेल्स कहाँ पर पहुंच गए? कलकत्ता में। यहाँ पर उग्र प्रदर्शन हुए यानी कि इनका प्रिंस ऑफ वेल्स का पूरी तरह बहिष्कार किया गया था। कहाँ पर? कलकत्ता में। पहली बार कहाँ पर हुए? बम्बई में, नवंबर 1921 में। दूसरी जगह कहाँ पर इन्होंने यात्रा की थी? कलकत्ता में। तो कलकत्ता में यात्रा की है दिसंबर 1921 में, जबकि तीसरी यात्रा की थी इनके द्वारा मद्रास में। जनवरी 1922 में जो प्रिंस ऑफ वेल्स मद्रास पहुंचे, यहाँ पर हिंसक प्रदर्शन हुए, लगभग 53 लोग मारे गए। तत्पश्चात जिन्ना और मदन मोहन मालवीय के प्रयासों से जनवरी 1922 में सर्वदलीय बैठक हुई यानी कि सभी दलों की बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता की है शंकरन नायर। लेकिन गांधी जी और शंकरन नायर के मध्य विवादों के चलते शंकरन नायर ने इस्तीफा दे दिया और एम विश्वेश्वरैया को इसका अध्यक्ष बनाया गया। जो शंकरन नायर के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, कौन सी? गांधी एंड अनार्की, जो गांधी एंड अनार्की पुस्तक लिखी गई है। ओके। इसी समय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है दिसंबर 1921 को। दिसंबर 1921 को कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है। कहाँ पर? अहमदाबाद में।
दिसंबर 1921 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन होता है अहमदाबाद में, जिसकी अध्यक्षता की गई है हकीम अजमल खां के द्वारा। अध्यक्षता किसके द्वारा की गई है? हकीम अजमल खां के द्वारा। जबकि इसके पहले अध्यक्ष कौन बनाए गए थे? सीआर दास। सीआर दास को अध्यक्ष बनाया गया था, लेकिन वो जेल में थे, इस कारण इसकी अध्यक्षता की गई है किसके द्वारा? हकीम अजमल खां के द्वारा। ओके। और इनका अध्यक्षीय भाषण पढ़ाया गया था सरोजनी नायडू के द्वारा। और इसमें कौन कौन से निर्णय लिए गए? इसमें निर्णय लिए गए कि अधिवेशन स्थल यानी कि जो अहमदाबाद है उसको खादी नगर घोषित किया गया था, और तथा सभी कांग्रेसी नेताओं को फर्श पर बैठाया गया ताकि खादी का प्रयोग हो सके। और वल्लभ भाई पटेल ने इसमें हिंदी में भाषण दिया गया था। और स्वतंत्रता के प्रस्ताव पर हसरत मोहानी और गांधी जी के मध्य विवाद हुआ, तथा जो हसरत मोहानी है उन्हें राजद्रोह का आरोप लगाकर 3 वर्ष का कारावास दे दिया गया। तो ये घटनाएं किस प्रकार से होती है? पहले जो प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है कहाँ पर? बम्बई में। उसके बाद कहाँ पर होता है? कलकत्ता में। उसके बाद जो अहमदाबाद में कांग्रेस का वार्षिक सम्मेलन होता है दिसंबर 1921 में। और उसके बाद जो मद्रास में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, जहाँ पर इनका बहिष्कार किया जाता है। 31 जनवरी 1922। कब? 31 जनवरी 1922 को क्या होता है? कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक की जाती है कहाँ पर? बारदौली में। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है कहाँ पर? बारदौली में। और इसमें 2 निर्णय लिए जाते हैं। कौन कौन सी? जिसे कहा जाता है बारदौली मांग। इसमें जो भारतीयों के द्वारा 2 मांग की गई थी सरकार से, कौन कौन सी? कि जो राजनीतिक कैदी है उनको रिहा कर दिया जाए, राजनीतिक कैदियों की रिहाई। और दूसरा था प्रेस, भाषण और सभा करने की स्वतंत्रता को बहाल किया जाए। कौन कौन से निर्णय लिए गए? राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रेस, भाषण और सभा की स्वतंत्रता को बहाल करना, जिसे कहा जाता है बारदौली मांग। इस बैठक में निर्णय लिया कि अगर बारदौली मांग नहीं मानी जाती है, अगर सरकार के द्वारा बारदौली मांग नहीं मानी जाती है, तो 7 फरवरी 1922 को, कब? 7 फरवरी 1922 को, अगर बारदौली मांग नहीं मानी जाती है तो 7 फरवरी 1922 को बारदौली से कर न अदायगी अथवा सबने अवज्ञा आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा, तथा इसकी सूचना वायसराय को 1 फरवरी 1922 को दे दी। ये किसमें घोषणा की गई है? 31 जनवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की जो एक बैठक आयोजित की जाती है कहाँ पर? बारदौली में, जिसमें 2 प्रस्ताव रखे थे, राजनीतिक कैदियों की रिहाई और प्रेस, भाषण और सभा करने की स्वतंत्रता, जिसे कहा जाता है बारदौली मांग। और इसी में निर्णय किया जाता है कि अगर बारदौली मांग को नहीं माना जाता है तो 7 फरवरी 1922 को बारदौली से कर न अदायगी अथवा सर्वप्रथम जो मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया जाएगा। इसकी सूचना 1 फरवरी 1922 को वायसराय को भेज दी। ओके। लास्ट में हम देखते हैं इसका अवसान, यानी कि इसका अवसान या स्थगन। इसका अवसान और स्थगन क्यों हुआ? इसका मेन कारण था चोरी चोरा कांड। तो हम इसका अवसान में हम देखते हैं चोरी चोरा कांड। ओके। तो चोरी चोरा कांड होता है 4 फरवरी 1922, जबकि जो सबने अवज्ञा अथवा कर न अदायगी की घोषणा की गई थी कि 7 फरवरी 1922 से स्टार्ट किया जाएगा। लेकिन उससे पूर्व एक घटना घटती है, कौन सी? चोरी चोरा कांड। कब घटती है? 4 फरवरी 1922 को। कहाँ पर? गोरखपुर। गोरखपुर कहाँ पड़ता है? वर्तमान में यूपी में। जो गोरखपुर यूपी में 4 फरवरी 1922 को चोरी चोरा गांव में भगवान अहीर के नेतृत्व में एक रैली निकल रही थी। किन के नेतृत्व में? भगवान अहीर के नेतृत्व में 2 मांगों को लेकर एक रैली व सभा की जा रही थी। कौन कौन सी? कि महंगाई को कम की जाए और शराब बिक्री पर पाबंदी लगाई जाए। स्थानीय लोगों और लेकिन इसके मध्य क्या होता है? स्थानीय लोग और पुलिस के मध्य झड़प हुई और गुस्साई भीड़ ने चोरी चोरा नामक स्थान पर, कहाँ पर? चोरी चोरा नामक स्थान पर जो पुलिस स्टेशन है उसमें आग लगा दी, जिससे जो थानेदार था वहाँ का, कौन? गुप्तेश्वर
नाथ यहाँ का थानेदार था। थानेदार गुप्तेश्वर नाथ सहित लगभग 22 पुलिसकर्मी जिंदे जल गए। 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए। कब? चोरी चोरा कांड में क्या होता है कि 4 फरवरी 1922 को भगवान अहिर के नेतृत्व में जो चोरी चोरा गांव में, जो कि कहाँ पड़ता है, गोरखपुर यूपी में, भगवान अहिर के नेतृत्व में एक रैली की जा रही थी जिसमें 2 मांगे थी। कौन कौन सी? महंगाई में कमी और शराब बिक्री पर पाबंदी। लेकिन स्थानीय लोग और पुलिस के मध्य झड़प हो गई और गुस्साई भीड़ ने चोरी चोरा नामक थाने में आग लगा दी, जिसमें थानेदार गुप्तेश्वर नाथ सहित 22 पुलिसकर्मी जिंदा जल गए तथा 3 नागरिक भी मारे गए, जिसे कहा जाता है चोरी चोरा कांड। चोरी चोरा कांड में के बाद क्या होता है कि सरकार ने लगभग 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिसमें 172 को सत्र न्यायालय ने फांसी दी। अभियुक्त किन्हें बनाया गया था? 225 को। सरकार ने फांसी सुनाई गई थी 172 लोगों को, लेकिन मदन मोहन मालवीय की पैरवी की बदौलत 153 लोगों को बचा लिया गया। 153 लोगों को बचा लिया गया और 19 लोगों को फांसी दी गई। क्या हुआ था? 225 लोगों को अभियुक्त बनाया गया था। अभियुक्त कितने लोगों को बनाया गया था? 225 को। 153 को लोगों को किसने बचा लिया गया था? मदन मोहन मालवीय ने पैरवी करके 153 लोगों को बचा लिया गया था और 19 लोगों को क्या दी गई थी? सरकार के द्वारा फांसी की सजा सुनाई, यानी कि फांसी दे दी गई थी 19 लोगों को। एम.एन. राय ने अपनी पत्रिका वैनगार्ड में इस निर्णय की आलोचना की। जबकि जो महात्मा गांधी ने इसके बारे में क्या कहा था? महात्मा गांधी ने जो चोरा चोरी कांड के बारे में कहा था कि आरोपियों को, गोरखपुर निवासियों को पकड़कर अंग्रेजों को सुपर्द कर देना चाहिए। किसने कहा है? गांधी जी ने। जो गांधी जी को चोरी चोरा हत्याकांड का पता कब लगा है, यानी कि किसने सूचना दी है गांधी जी को? दशरथ द्विवेदी ने। दशरथ द्विवेदी ने गांधी जी को चोरी चोरा हत्याकांड, चोरी चोरी का जो कांड था उसकी सूचना गांधी जी को दी है 11 फरवरी। जो दशरथ द्विवेदी के द्वारा गांधी जी को चोरी चोरा कांड की सूचना दी गई और सूचना के प्राप्त होते ही गांधी जी ने 11 फरवरी, कब? 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई है। कब? 11 फरवरी 1922 को बारदौली में। 11 फरवरी 1922 को गांधी जी के द्वारा बारदौली में कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक बुलाई गई, जिसमें क्या किया? प्रस्तावित जो सविनय अवज्ञा थी, यानी कि जो सविनय आंदोलन प्रस्तावित किया गया था 7 फरवरी 1922 को, प्रस्तावित सविनय अवज्ञा व करने अदायगी व चल रहे असहयोग आंदोलन, जो असहयोग आंदोलन जो कि चल रहा था और जो सविनय अवज्ञा था जो कि प्रस्तावित था। प्रस्तावित कब था? 7 फरवरी 1922 को, जो कि प्रस्तावित था, को अनिश्चित काल के लिए स्थगन प्रस्ताव रखा। क्या? स्थगन प्रस्ताव रखा। स्थगन प्रस्ताव रखा जिसे 12 फरवरी 1922 कहाँ पर? बारदौली में पारित कर दिया गया। तो असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ है? 12 फरवरी 1922 को। जैसे ही प्रस्ताव रखा जाता है गांधी जी के द्वारा 11 फरवरी 1922 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक होती है, कहाँ पर? बारदौली में। जैसे 12 फरवरी 1922 को पारित हो गया और असहयोग आंदोलन का स्थगन हो गया। जो बारदौली प्रस्ताव में 7 धाराएं थी, इसमें एक धारा यह भी थी कि कर अदायगी चलती रहनी चाहिए। तो इस प्रकार से होता है किसका स्थगन? असहयोग आंदोलन। अब हम देखते हैं असहयोग आंदोलन की जो स्थगन किया गया है गांधी जी के द्वारा, उसकी प्रतिक्रिया क्या हुई। असहयोग आंदोलन का स्थगन के बाद लोगों की प्रतिक्रियाएं क्या थी। यहाँ से क्वेश्चन काफ़ी बार आते हैं और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार आते हैं, जैसे कि जब राष्ट्रीय भावनाएं चरम पर थी उस समय आंदोलन का स्थगन एक राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं था। किसके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। लोगों की प्रतिक्रिया क्या थी कि इसमें सबसे इम्पोर्टेंट कथन है किसका? सुभाष चंद्र बोस का, कि जब राष्ट्रीय भाषाएं चरम पर थी उस समय आंदोलन का स्थगन करना राष्ट्रीय त्रासदी से कम नहीं था। किसके संबंध में कहा गया है? असहयोग आंदोलन के स्थगन के संबंध में किसके द्वारा कहा गया है? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। दूसरा कथन है आर.पी. दत्त का। आर.पी. दत्त ने क्या कहा है कि जनता के साथ यह विश्वासघात किया गया। इसके अलावा इन्होंने कहा था कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
लॉर्ड जॉर्ज जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने क्या कहा गया, उनके द्वारा क्या कहा गया था कि यदि कर में अदायगी लागू होती तो ईश्वर जाने हमारा क्या होता। इसके अलावा जो मोतीलाल नेहरू के द्वारा कहा गया है, मोतीलाल नेहरू ने क्या कहा था, मोतीलाल नेहरू ने कहा था कि कन्याकुमारी की गलती, जो कि दक्षिण में पड़ता है, कन्याकुमारी की गलती कश्मीर क्यों भुगते। किसके द्वारा कहा गया है, मोतीलाल नेहरू के द्वारा। जबकि लाला लाजपत राय ने क्या कहा था, लाला लाजपत राय ने कहा था कि एक स्थान के पाप का दंड संपूर्ण देश क्यों भुगते। किसके द्वारा कहा गया है, लाला लाजपत राय के द्वारा। जबकि गांधी जी ने लाला लाजपत राय के बारे में क्या कहा इस दौरान कि कैदी राजनीतिक रूप से मृत नागरिक होते हैं, इनको कहने का हक नहीं, क्योंकि जो लाला लाजपत राय थे वो जेल में थे। जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि यह आश्चर्यजनक और अजीबोगरीब निर्णय है। क्या, आंदोलन का स्थगन आश्चर्यजनक व अजीबोगरीब निर्णय है। किसने कहा है, जवाहरलाल नेहरू ने। जबकि मोतीलाल नेहरू ने कहा कि कन्याकुमारी की गलती कश्मीर क्यों भुगते। मौलाना आज़ाद ने इसे महान भूल बताया है। जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि यह एक नकारात्मक भाव है और कवि की कल्पनाओं की महज उड़ान है। जबकि मुंजे ने क्या किया, मुंजे ने गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव लाए थे कांग्रेस में। गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव कौन लाए थे, मुंजे। बाद में क्या होता है, जो यंग इंडिया है किसका पात्र है, गांधी जी का। जो यंग इंडिया था, यंग इंडिया के लेखों के आधार पर गांधी जी और शंकरलाल बैंकर को सत्याग्रह, जो साबरमती आश्रम था, साबरमती के सत्याग्रह आश्रम से 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया। किसने, ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी और शंकरलाल बैंकर को यंग इंडिया के लेखों के आधार पर 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार किया और जज ब्रूमफील्ड की अदालत में दोनों पर राजद्रोह का आरोप लगाकर राजद्रोह की धारा 124 ए राजद्रोह की धारा 124 ए के तहत मामला चला और गांधी जी ने सारे आरोप स्वीकार कर लिए। जज ब्रूमफील्ड ने 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष का कारावास सुनाया। गांधी जी को 6 वर्ष का कारावास सुनाया है जज ब्रूमफील्ड ने। 10 मार्च 1922 को 6 वर्ष का कारावास की सज़ा सुनाई और गांधी जी को रखा गया है यरबदा जेल, जो कि कहाँ पड़ती है, पूना में। गांधी जी को यरबदा जेल पूना में रखा गया। और जो पूना जेल में गांधी जी के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई है, यरबदा जेल में कौन सी, दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास। दक्षिण अफ्रीका के सत्याग्रह का इतिहास पुस्तक लिखी गई है गांधी जी के द्वारा। कहाँ पर, यरबदा जेल में। असहयोग आंदोलन के पश्चात जब गांधी जी को 6 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई जाती है, कहाँ पर, जज ब्रूमफील्ड के द्वारा, और उन्हें यरबदा जेल पूना में भेज दिया गया। 12 जनवरी 1924 को 12 जनवरी 1924 को मैडॉक जो कि एक चिकित्सक था, यानी कि एक मैडॉक के द्वारा गांधी जी का अपेंडिक्स का ऑपरेशन किया गया। और तत्पश्चात 5 फरवरी 1924 को, कब, 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को समय से पूर्व रिहा कर दिया गया। 5 फरवरी 1924 को गांधी जी को रिहा कर दिया गया था। 18 मार्च 1922 को 6 वर्ष की सजा सुनाई गई थी। तत्पश्चात मार्च 1928 तक, यानी कि जो जेल की अवधि थी, तब तक गांधी जी राजनीतिक गतिविधियों से दूर रहे। तो ये है खिलाफत और असहयोग आंदोलन। आज हमने क्या पढ़ा है, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। धन्यवाद।